सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में है हरिराम, जिन्होंने इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और इनका माध्यम हिंदी है। और साथ में जैसे आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे दोनों मिलकर कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है कैसे आपको सोल्व करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, एग्ज़ाम के दौरान आपका क्या माइंड सेट होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक वे में सोल्व कर सकते हो। हम इसको तुक्का नहीं बोलेंगे या ऐसा कोई जादू की छड़ी आपको नहीं देने वाले हैं कि आप ऐसा कर लोगे, जाके बैठोगे आराम से कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ना कोई चीट कोड होता है। बस कॉमन सेंस और लॉजिक वे होता है। वो भी कब काम करेगा, जब आपने पढ़ाई की है। तो इसमें मुख्य रूप से हम फोकस रहेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कैसे कर पाओगे, क्या ऐसा तरीका है, कौन से ऐसे वे है जिसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर खुल के चर्चा करेंगे। साथ में जैसे हरिराम का जो माध्यम है हिंदी माध्यम ही रहा है और 2 बार लगातार इन्होंने मेंस लिखे हैं। इनका 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक बार प्री पास नहीं कर पाए और 2 बार इन्होंने मेंस लिखा है। इस बार इनको तीसरे अटेम्प्ट में अपने इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका मिला है। तो बहुत सारा अनुभव है जिसको हम और वीडियो में भी शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, तो मुख्य रूप से जैसे हम 2022 का पेपर लेते हैं और 2022 के पेपर से जैसे आपने प्री निकाला ही है, 2022 का निकाला, 21 का आपने प्री निकाला है, ठीक ठाक आपका स्कोर था। तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि इसमें वास्तव में लॉजिक वे काम करता है या कॉमन सेंस, या हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जी धर्म भाई, मुझे भी मतलब 3 अटेम्प्ट में ये फील हुआ है। हाँ। जैसे कि स्टार्टिंग से मैंने जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर है हाँ। उनके साथ मैं खेलता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ऐसे ढूंढने की कोशिश की है कि इसमें नॉलेज के अलावा हटके और क्या चीज़ अपने को ऐसी है जिसके आधार पर हम एक फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है उनमें ये चीज़ दिखी है। हाँ। हाँ, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे इस समय एक बच्चों में दुविधा बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि लगातार कमेंट नए वाले बच्चों के आते हैं कि वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, विजन के लगा रहे हैं, दृष्टि के लगा रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर 50-60 जा रहा है। तो वो थोड़ा सा उनका जो मोरल है डाउन होता है। उनको डर लगता है कि मेरा प्री होगा नहीं होगा। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार, जब ऐसा हो रहा है कि टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपका फाइनल स्कोर होगा या आप प्री निकालोगे नहीं निकालोगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, 50-30-40 स्कोर आया है। लेकिन मुझे एक चीज़ पर विश्वास था, प्रीवियस ईयर पेपर पर, क्योंकि 10-15 सालों के हम प्रीवियस ईयर पेपर सही से निकाल लेते हैं, उसकी एक डिमांड समझ लेते हैं, तो फिर मेरा स्कोर ये जो 60 यहाँ दिख रहा है वो वहाँ पे 110 भी हो जाएगा। मतलब आपके साथ भी क्या ऐसा होता था? जी, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था। हाँ। जैसे कि उस टाइम तक मुझे तैयारी स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ था। हाँ। तो कंटेंट के स्तर पर उतना मैं तैयार नहीं था। तो जो ये पेपर थे टेस्ट पेपर, हाँ। इन मेरे साथ यही हो रहा था इनमें कि ये जो स्कोर मेरा 40 से 50 क्वेश्चन हाँ। रहता और कुछ कुछ ऐसे पेपर थे उनमें तो 40 से कम भी रह रहा था। हाँ। तो एक डिमोरलाइज भी काफ़ी होता था उससे। लगता था कि यार कि 50% जो 50 क्वेश्चन उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, हाँ, होना ही वरना चाहिए। यूपीएससी में फिर वो ही रहेगा। लेकिन मेरे जो जीएस फर्स्ट में उस साल काफ़ी अच्छे रहे थे, जबकि हाँ, जो प्रैक्टिस में उतने मुझे कभी नहीं मिले थे। बिल्कुल। तो ये ऐसा होता ही है। तो आप सबके लिए देखो अच्छा आंसर मिल गया है। और ये भी मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, गांव गांव से इन्होंने पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल में हमेशा पढ़ाई की है, सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं, हिंदी साहित्य इनका रहा है, संस्कृत साहित्य पहले कॉलेज में रहा है इनका। तो एकदम आपके जैसे हैं, मतलब जैसे विशेषकर अपने चैनल के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट गाँव से, वंचित वर्ग से जुड़े हैं, जो उनके बीच में मन में भ्रांति आ जाती है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। मैंने जैसे आपसे जाना है काफ़ी चीज़ें, उनको भी हम आगे व्यक्त करेंगे। इस बार आप लोगों से मैं एक आशा करता हूँ कि दुआएं रखना, मतलब हरिराम के साथ दुआएं रखना, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया, मेहनत कर दी। अब आप लोगों का प्यार और दुआएं शायद और बड़ा कमाल कर जाए, तो इस बार अच्छी रैंक हमें मिल सकती है। ठीक है, तो आते हैं अपने पेपर पर और क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। 2022 का पेपर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 22 में तो बिल्कुल काम ही नहीं करता। ये आप जो लॉजिक सीरीज आपने लास्ट ईयर चलाई थी, उससे पहले चलाई थी, तो हम दिखाएंगे कैसे काम करता है और फ़र्क पड़ता है। यदि आपके 5 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो आपको प्री निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत। तो पेपर हमारे सामने है, ठीक है, इसको लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखना, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। अब इसमें ये होगा कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे इसको अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक
संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट पर जैसे हम बात कर सकते हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर, कैसे इसको हम सही माने या इसको एलिमिनेट कर दें? जैसा कि इसमें हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट है, उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट में जो तरलता है वो बढ़ेगी तो क्या मतलब क्या सिचुएशन रहेगी और घटेगी तो क्या रहेगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी तरलता जो है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, और उसमें आरबीआई यदि जिस शेयर का इनको खरीदता है तो किस हिसाब से खरीदेगा, वो जिस शेयर खरीदेगा तो उसके बदले में मार्केट में और वो लिक्विडिटी डालेगा, तो उसमें तो फिर आप उस चीज़ को बढ़ावा ही दे रहे हो मुद्रास्फीति को। बिल्कुल, ये सही बताया आपने। और एक सिंपल तरीका होता है, जैसे आप ये समझते हो कि इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति क्या होता है कि मार्केट में तरलता ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो इसको हमें कम करना है, तरलता को हमें कम करना है। तो एक सिंपल आप ये याद रखो कि पैसा यदि जनता के पास आता है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और पैसा यदि जनता से दूर जाता है तो लिक्विडिटी क्या होगी, तरलता क्या घटेगी। जैसे इसमें पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो प्रतिभूति खरीदेगा तो पैसा जनता के पास जाएगा, तो वो तो और ज़्यादा मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा। तो ये एक स्टेटमेंट देख के आप इसको काटते ही आपका आंसर बन गया। जहाँ जहाँ मतलब एक आप एलिमिनेट कर दो, दो को भी पढ़ लो, ऐसा नहीं कहूँगा पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप जैसे आप ये जानते हो कि पता नहीं यूएस और यूरोपीय संघ की जो ब्याज दरें उनसे क्या होगा, हालांकि वो भी लॉजिक वे में आप सोल्व कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर में चलता है। तो कहने का मतलब है घबराना नहीं है, बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो आपकी चीज़ों को लेकर, तो एलिमिनेशन तरीका अपनाना, बेस्ट सुटेबल आंसर निकल कर आएगा सामने। तो इसका जैसे आंसर बी आंसर है, आराम से आप इसको देख सकते हो। तो ये तरीका काम करेगा, लेकिन कब काम करेगा, कई 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 जगह तो सीधा काम करेगा, लेकिन कई जगह आपका नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ऐसे तुक्केबाजी में काम नहीं चलता, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आपने पढ़ाई बहुत की, उसके बावजूद भी कई बच्चे प्री फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डर जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, या थोड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की बात आती है, ये भी एक क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो आप कितने क्वेश्चन जीएस फेस्ट में अटेम्प्ट लेना पसंद करते हो? मैं जैसे 50-50 तक होते हैं, वो सब तो लेता ही हूँ। उसके बाद में मेरा तीनों अटेम्प्ट में रहा है 80 से 90 के बीच में रहा है। क्योंकि 10 एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को बिल्कुल भी अता पता नहीं होता, तो उनमें फिर मुझे नहीं लगता कि अपने को चांस लेना चाहिए। लेकिन एक जो अभी यूपीएससी का जो ट्रेंड रह रहा है, उसमें आप एकदम कम में भी मतलब 70 या 60 तक उतना भी नहीं रह सकते, कुछ तो अपने को रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो उसमें और भी हम आगे जैसे चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है जिनमें हम एलिमिनेशन के माध्यम से डायरेक्ट आंसर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन 50-50 तक पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पर अपने को फिर वो रिस्क लेना होगा। हाँ, ये सही बात है। जैसे मैं अपना भी बताऊं, जैसे मेरा 4 बार प्री निकला है, या जीएस फेस्ट की बात करूं तो मेरा स्कोर हमेशा 100 के आसपास रहा है। ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं जीएस फेस्ट की वजह से प्री फेल कर गया हूं, ऐसा नहीं रहा है। मतलब पहले एक समय था जब हमने शुरू किया था, उस समय क्या होता था, जीएस फेस्ट और सीसेट की भी कट ऑफ जुड़ती थी, तो उस समय दोनों कट ऑफ मिला के मतलब प्री पास करना होता था। तो उस समय शुरुआती स्टेज पर मुझे भी 1-2 बार असफलताएं हाथ लगी, उसके बाद में भी बीच बीच में कई बार फेल हुआ हूँ। लेकिन मेरा भी ये रहा है, मैं एक आदर्श सिचुएशन रखता हूँ 84-85 मार्क ये क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने की। तो मैं सोचता हूँ ये कि मुझे 85 तक लेने, लेकिन वो कभी कभी 90 तक चले जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि रिस्क लेना चाहिए, तो वो जा सकते हैं 95 तक जा सकते हैं। कई टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि 100 लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बनाना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि घर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस कर ले वो कि मुझे 80 लेने, 85 लेने, या 90 लेने, या 100 लेने, ये एक उसका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। वो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मेरे साथ जो अपने को आइडिया हो जाता है। हम जो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसमें हम रिस्क ले रहे हैं ना, कितना वो उसकी एक्यूरेसी आ रही है। आपका पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है उसको देख के। ऐसा ही डिसीजन होता है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे जो 11वां क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम एक एक पॉइंट पे चलेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हर एक स्टेटमेंट पर अपने को देखना है। साथ में जैसे आप यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहते हो, हमारे साथ ही अटेम्प्ट लेना चाहते हो, तो हिंदी इंग्लिश में जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये भी आप पढ़ सकते हो, ताकि आप भी सोचो हमारे साथ कि वीडियो को पॉज करके वीडियो को कुछ जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट लेने का तरीका सीख सकते हो, ठीक है। तो ये देखना, साथ में चलते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि
एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो। मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं पता था जब अटेम्प्ट ले रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं अटेम्प्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर मैंने सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की हेतु शक्ति प्रदान करता है। ये तो देखो हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं जहाँ पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि न्यायालय की स्वतंत्रता या स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहला वाला आपको नहीं पता है, श्योर, अभी छोड़ दो, काटना पीटना नहीं है कुछ भी। तो जैसे हम 2 को लेकर चलते हैं तो हमारे सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये पता कि 2 सही है तो हमारा 1 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एक अपने आप सही हो गया। उसको नॉलेज की मुझे लगता है नीड नहीं थी, है ना। तो दूसरा भी हम लेके चलते हैं। अब हमारा मामला अटका है पूरा 4 वाले स्टेटमेंट पर कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो वैसे भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज क्या रखते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, जो भी मतलब चीज़ों को जोड़ना है, गठाना है, या नई चीज़ें जोड़नी है, कि उसमें संशोधन करना है, या न्यायालय को पावर देना है, तो ये सब संसद के अधिकार में है। वो भी यार एक जिसमें इसमें आपने बताया कि वो एक बच्चा है, एक को हमने सही सही माना मान है। लिया, हाँ। तो एक में जैसे लिख रखा है साहब कि अधिनियम बना है 1971 में। हाँ और एक्ट कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी, हाँ यदि राष्ट्रीय स्तर का है तो। हाँ। तो ये संसद फिर अधिनियम बना रही है, इसका मतलब उसमें शक्ति है, इसीलिए बना रही है। तो 1 और चौथा 4 अपने एक साथ रहेगा, एक मतलब दूसरे के वो पूरक बन जाते हैं वो। ये अच्छा है। देखो, अलग अलग एंगल से सोचने से आप थोड़ा सा ऐसे थिंकिंग करोगे ना, तो उससे क्वेश्चन का आंसर बनने की संभावना रहती है। संभावना क्या, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है उसमें। तो इसका आंसर, जैसे इसका बी आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये तरीका, इस बात को समझ लेना कि ऐसे तरीके काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। 14 के बारे में आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ में अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो, ताकि बहुत सारी चीज़ें होगी जिससे आप यहाँ से गेन करोगे। क्योंकि इस बार भी अपने जैसे बहुत सारे जैसे आपके साथ ही बहुत सारे एस्पिरेंट जो आइस का इंटरव्यू दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी, जब उनसे अभी मैं इंटरव्यू को लेकर बात कर रहा था तो उनका सबसे पहला ये था कि जो आपकी वो सीरीज़ है ना, MCQ वाली सीरीज़ है, वो जो CSET के पैसेज की सीरीज़ है, वो सर दोबारा लाओ नए वाले बच्चों के जो इस बार बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो मुझे ये काफ़ी मतलब सुनकर काफ़ी मोटिवेट मैं होता हूँ, और इसीलिए मैं कंटिन्यू ये एफर्ट लगा रहा हूँ। जैसे पैसेज बच्चे नहीं देखते हैं वीडियो ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 लोग भी देखें, लेकिन उनको फ़ायदा होना चाहिए। और जैसे ये हम MCQ सोल्व करवा रहे हैं, तो इस साल आपने भी देखा होगा हमने जो प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर निकाले हैं GS फर्स्ट के और CSET के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का प्यार मिल रहा है। हाँ, उसमें मैंने जैसे एक तो आपने उस एक जो इनोवेशन किया ना, हाँ क्वेश्चंस के जो आपने सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपने जो कॉमेडी टाइप में वो बना कर डाली है ना, हाँ वो एक मज़ेदार है। हाँ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन ले लिया और उसका सॉल्यूशन, ये तो सब कुछ हर कोई भी मतलब कि बुक में मिल जाएगा। लेकिन आपने वो एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस उसमें वो किया एफर्ट, वो बिल्कुल सराहनीय है। हाँ। एक चीज़ हमने सबसे ज़्यादा उसमें जोड़ी है, वो है तार्किक चीज़ें। जैसे बच्चा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा है, तो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट लिया, उसका गलत हो गया, तो उसको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि मेरा गलत क्यों हुआ। तो वो उसमें हमने कॉमन सेंस और लॉजिकल वेट एक डाला है उसमें, कि स्टेटमेंट को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, कैसे इसका आंसर हम नहीं जानते थे लेकिन निकाल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने उसमें, इवन CSET वाला जो है उसमें भी काफ़ी ऐड किए और इसमें भी ऐड किए। तो ये आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने लॉन्च कर दिया है। आप लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, कमेंट चेक करना, उसमें मैं डाल दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हो। पहले सैम्पल कॉपी देख लेना एक बार, उसके बाद में डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पास में 40 दिन है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करते हो तो मुझे ऐसा लगता है आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं फिर। हाँ, तो इस पर बात करते हैं। 14 जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ये एलिमिनेट होगा। क्यों होगा? कि एक तो ये बात है कि संविधान, जैसे आप बता रहे थे, आप बता सकते हो इसके बारे में। इसमें हम देखते हैं कि भारत के संविधान को या पॉलिटिकल पढ़ते हम, हाँ तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी इसमें इतने आर्टिकल्स हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ तो उससे भी एक डीप में है ये, हाँ कि मंत्रियों को भी 4 श्रेणियों में विभाजित करेगा। हाँ तो ऑलरेडी अपना संविधान इतना बड़ा है और उसमें फिर इतना डीप में जाने लग गया, हाँ तो फिर और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से भी हम कह सकते हैं कि संविधान इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बता सकता। हाँ।
और मुझे जो मैंने जो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि 2022 में मैंने भी एग्जाम दी थी, तो मुझे लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर याद था जहाँ पर 3 श्रेणियाँ मुझे दिमाग में याद आ रही थी। और जो आर्टिकल 76 74 कौन सा है वो, कि जिसमें बताया गया है कि 74 और 74, तो वो याद आ रहा था। तो उसमें मुझे 4 तो नहीं याद आ रहा था, तो मैंने इसको एलिमिनेट किया आराम से। और जो सेकंड वाला है वो तो सीधा है कि स्टेटमेंट है जो एग्जाम में लक्ष्मीकांत में या अन्य बुक्स में लिखा हुआ है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ये तो fact एकदम है, बेसिक चीज़ बेसिक है। तो ऐसे क्वेश्चन घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सोचना और थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को करके आप आराम से कर सकते हो, जैसे इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ऐसे तरीके काम करते हैं, यदि आप लगातार इन चीज़ों पे काम करोगे तो बनता है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जो कि आसान है। ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं। आप आराम से अटेम्प्ट लो, 21 इंग्लिश में भी देखना यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बच्चे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का उतना कभी कभी रोल नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होते पहले, उनके स्टेटमेंट को सही पढ़ा होता, तो आपको 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे मिलते जो रिपीट है, 2022 के पेपर में रिपीट है। तो आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को दोनों मिलाकर को देखें तो मिलाकर, बिल्कुल है ऐसा। जैसे कि हम एक आगे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे 21 क्वेश्चन है, हाँ, ये शायद इसमें 3 बार यूपीएससी ने पूछा दे है। रखा है इसमें, हाँ जैसे मीथेन के बारे में। हाँ एक में उसमें स्टेटमेंट था कि वो मीथेन किस केसेस से वो उत्पन्न होती है। हाँ तो उसमें धान के जो खेत है हाँ उसका दे रखा था। हाँ, ये तो बेसिक उसके साथ एनसीईआरटी यहाँ में पर भी, डायरेक्ट देख हाँ सकते हैं। सही है। यही होता है कि बेसिक एनसीईआरटी में भी हम जब पढ़ते हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक, उसमें भी होता है। बिल्कुल। डेली न्यूज़पेपर जब करंट अफेयर की पॉल्यूशन की चीज़ें होती है, ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें ये आता है। तो ये टॉपिक मिथेन वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछा है। और यदि आप उनका सही से एक्सप्लेनेशन पढ़ते प्रीवियस ईयर का ढंग का कोई आपको मिलता, तो ये काम बन सकता था। अच्छा, हमने इस वाले में ये भी किया था कि हमने जो ऑप्शन है ना, उनको भी इस प्रकार डिफाइन किया है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाए। ये मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि कैसे ऑप्शन को नेक्स्ट ईयर फुल क्वेश्चन बन जाता है, तो उसका भी फायदा मिल जाता है। तो ये जरूरी है। तो मुझे भी ये एक आइडिया था कि मीथेन चावल धान के, क्योंकि मीथेन एक मार्स दलदली गैस कह सकते, दलदल में पैदा होती है, तो धान के खेतों में पानी भरा रहता है। तो ये कई बार ग्लोबल वार्मिंग में आता है कि भारत के धान के खेतों से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा संकट पैदा होता है। तो ये एक ध्यान में था। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है नहीं होती है। तो मैंने इसको ऐसे ही अटेम्प्ट लिया, क्योंकि अब इसको ये श्योर मान लेता पता नहीं होता या नहीं होता, तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता और ये आंसर बिल्कुल सही रहा बाद में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कितने रिपीट है। और ये इस साल नहीं है, हर साल मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10 की रेंज में, 10-15 क्वेश्चन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यही है। हाँ। तो पूरा जरूरी नहीं है कि अपने को पता ही हो। पता ही मीथेन का अपने को पता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड ठीक हाँ। औरों में भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इसमें फिर अपने को एक अनुमान पर भी चलना होगा। अनुमान पे चलना यूपीएससी में अब सब कुछ इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको परफेक्ट उसका पता हो। हाँ, मतलब यदि श्योर लगाएंगे तो 30-40 क्वेश्चन मुश्किल से बन बहुत कम पाएंगे। वो रहेंगे, भी इतना ही रहता है। 30, मेरा भी रहता है कि 30-35 क्वेश्चन मुश्किल से, 30 क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट हम कर पाएंगे जिनको। फिर बाकी 70 क्वेश्चन को हम ऐसे ही लॉजिकल वे में या कॉमन सेंस अनुमान से सही करना होगा। और ये डरना नहीं है यार, मतलब बच्चे डर जाते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीएस पेपर फेस्ट में बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं रणनीति में ये पार्ट शामिल नहीं है कि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। रिस्क जरूरी है इसमें ये, मतलब कि यूपीएससी में रिस्क वाला देखते हैं ना, हाँ। तो सिर्फ एक प्री तक सीमित नहीं है। हाँ। ये यूपीएससी अपने को मतलब बनने के बाद जो सर्विस में जो चीज़ चाहिए ना, हाँ। जैसे आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, हाँ। कोई भी नई कोई चीज़ हम शुरू करते हैं, प्रशासक शुरू करता है, उसमें रिस्क रहता है हमेशा हाँ। कि वो विफल हो जाए। मतलब कि सरकारी धन है वो भी खर्च होगा, कि उसके ऊपर जिम्मेदारी भी इतनी रहती है। तो वो मेंटेलिटी अभी से यूपीएससी तैयार करना चाहती है। हाँ। तो वो अपने स्टार्ट हो जाता है प्री के साथ ही। हाँ, ये सही आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 25 क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम रिपीट कह सकते हैं, क्योंकि नोकरेक जो है हमने पहले आ चुका है, नोकरेक मेघालय वाला, कि नोकरेक वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान या मतलब ऐसा अभ्यारण्य कुछ है, ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा कुछ है। तो ये भी हम कह सकते हैं। और ये शायद नामचबर और नंदा देवी भी कई बार ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लेकर कई बार चीज़ें, मतलब उनके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें मिल सकती थी आपको यदि आप सही बेटर पढ़ पाते तो इसको भी हम ये कहेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसा सेकंड क्वेश्चन है जो रिपीटेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीटेशन है। तो इसको अटेम्प्ट लेने का तरीका, जैसे आप मैपिंग करनी चाहिए। लास्ट ईयर 8 से 10 क्वेश्चन है जो मैपिंग के क्वेश्चन है, भारत और वर्ल्ड की मैपिंग है। तो मैपिंग का एक बड़ा रोल है और ये कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद को प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये थोड़ा सा इससे मैं सीरियस ले सकते हो इन चीज़ों को। इस बार भी कितने जियोपॉलिटिक्स मैप है आपके मिडिल ईस्ट के या रूस और यूक्रेन की, वहाँ कितनी जल संधियाँ हैं, कितने सागर हैं, कितनी चीज़ें चर्चा में रही है। अजरबैजान, आर्मीनिया, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा उठा पटक हुआ है। इंडो पैसिफिक में काफ़ी ये होता है। तो यहाँ की मैपिंग तो बच्चों को करनी चाहिए। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ बना पाऊँ अच्छे वीडियो।
उस पर भी बात करेंगे। तो पहला वाला जैसे नामचा बरवा, इसको हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि नामचा बरवा हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। कितनी बार आप एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तो ये स्टेटमेंट आपका ए गलत हो जाएगा, तो आराम से इनको एलिमिनेट कर दो। दूसरा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के आसपास इधर है कुमायूं हिमालय, तो ये थोड़ा मैचिंग कर रहा है। और नोकरेक आप पता है कि ये मेघालय में है, तो इसको भी थर्ड को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये भी एलिमिनेशन से या जो आपके पहला और तीसरा इसमें आराम से हो सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे 27 को लेते हैं हम। 27 क्वेश्चन है, ये सीमा वाला है, जैसे किसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है नहीं लगती है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा आंखें बंद करोगे, मैं ऐसा करता हूँ कि मैपिंग अच्छी कर रखी है, कई बार फंस जाते हैं कि यार पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा आंखें बंद करके मैप को याद करते हैं ना, तो वो नक्शे दिमाग में आ जाते हैं याद। तो इसको आप कैसे हैंडल किया आपने, जैसे इस बार 2022 के पेपर में? इसमें जैसे आपने बताया वो मैपिंग वाला क्वेश्चन है। हाँ। एक तो इसमें नाम जो देखते ही माइंड में वो मैप आना चाहिए अपने। हाँ। एक आप जो सीरियस कैंडिडेट है, इतनी तो अपेक्षा की जाती है उससे हाँ। कि वर्ल्ड और इंडिया का जो मैप है, मैप जो उसका एकदम बेसिक चीज़ें हैं, कौन से राष्ट्र खास करके करंट में जो चर्चा में रहे हैं, जैसे भी रूस यूक्रेन है, युद्ध वाला चल रहा है। हाँ। तो यूक्रेन के आसपास के जो भी देश है उनका अपने को पता होना चाहिए, बॉर्डर उनका पता होना ये चाहिए। तो अपनी अपेक्षा की जाती है। हाँ। तो इस टाइम एक वो काराबाग युद्ध वगैरह वो चल रहा था, तो उस हिसाब से हम यदि अजरबैजान को देख के जाते, हाँ। थोड़ा सा भी आइडिया रहता, तो इसका पूरा आंसर आ रहा है फिर। हाँ, केवल एक एलिमिनेट कर देते आप, अजरबैजान को यहाँ पे काट देते कि अफगानिस्तान। और वैसे भी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत के नज़दीक है, हाँ, अजरबैजान भारत से काफ़ी बहुत दूर है। ऊपर है। एक ये भी पता है कि कैस्पियन सागर के आसपास है, बीच में ईरान भी आ जाता है, बड़ा क्षेत्र उसका आ जाता है। तो ये वैसे ऐसा ऐसा है कि जिसमें आपको करना ही करना है अटेम्प्ट, इसको ऐसे क्वेश्चन छोड़ नहीं करना सकते पे हम। इसमें आप ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भी इतना ज़्यादा चर्चा में रहा था ना, हाँ। जो वहाँ पर तालिबान शासन आया। तो अब करंट से आप इतना भी नहीं जुड़ोगे तो फिर तुम हाँ, फिर तो तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और एक चीज़ आप नोटिस करना कि यूपीएससी क्या करता है, 2-3 साल पहले जो चीज़ें चर्चा में रहती है उसको फिर मैपिंग को आगे पूछता है। जैसे रूस और यूक्रेन लास्ट ईयर नहीं पूछा उन्होंने, उनको पता, सब बच्चे प्रिपेयर होकर आए हैं। तो इस बार देखना, इस बार आपको यूक्रेन की सीमाएं, उनके काला सागर की सीमाएं, उधर जितने भी और भी छोटे छोटे सागर है वहाँ पे जल संधियाँ बहुत सारी है, उनको मुझे लगता है बच्चों को देखना चाहिए। ये मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए कि यार मेरा ये तो होना ही चाहिए मजबूत मैपिंग। और मैपिंग में टाइम भी नहीं लगता है, आप 1-2 दिन देते हो तो पूरा वर्ल्ड का मैप, उनकी बॉर्डर पूरे कर सकते हो। बेसिक चीज़ें जैसे बताया ना, अब इतना वो माइंड में हो जाता है ना, एक फ्रेमवर्क बन जाता है मैप वर्ल्ड के बारे में भी ना, तो वहीं से भी आइडिया लग जाता है फिर। हाँ, तो इसमें जैसे ए को हम एलिमिनेट करते तो पूरा का पूरा आपके पास आंसर बिल्कुल निकल के आ रहा था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 28 क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है क्योंकि थोरियम, ये क्वेश्चन 2010 से या 11 के आसपास या उससे पहले मुझे याद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि जब जब ऐसे भारत की यूरेनियम की, थोरियम की इनकी बात आती है, तो हमारे पास थोरियम के अच्छे भंडार है, भारत में अच्छे भंडार कहे जा सकते हैं। तो अब हमने देखा कि केरल की मोनोजाइट मिट्टी में है, तो इसमें भी वैसे भी आप जो बता रहे थे लॉजिक लगता है कि जैसे कई बच्चों को ये नहीं पता हो कि पहले स्टेटमेंट की बात करें। जैसे इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देखना, मैं भूल जाता हूँ इंग्लिश मीडियम में निकालना, तो माफ़ी चाहूँगा। आपके पास वैसे भी टेबल पर ही पेपर होना चाहिए, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो पेपर साथ में रखो। यदि पेपर आपकी टेबल पर नहीं है या सोल पेपर या कोई भी नहीं है आपकी टेबल पर, तो आप सोच सकते हो आप कितने सीरियस हो एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपकी टेबल पर होने ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी के। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, आपको नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये है या नहीं है। सेकंड वाला, जैसे मोनोजाइट में थोरियम होता है, थोड़ा यदि बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आपने पहले वाले प्रीवियस से देखें तो उसमें ये आप आराम से इसको देख सकते हो कि होता है। इसको भी नहीं होता तो एक तीसरा वाला देखते हैं कि भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पूरे तट पर ऐसा एक जैसा पाया जाएगा। वो भी हम जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो इतना तो साफ साफ उसमें लिखा भी है केरल के तटर वगैरह। फिर समस्त वाला पढ़ के थोड़ा सा वो लगता है कि एक्सट्रीम वाला ये। तो ये आराम से डिलीट हो रहा है, और यदि 3 डिलीट हो जाता है तो फाइनल आंसर इसमें आ भी जाता है फिर। अच्छा, एक जैसे एनसीईआरटी से आपने याद दिलाया, बच्चे एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं इस समय या अपनी तैयारी के दौरान, या तो वो क्या करते हैं किसी पब्लिकेशन की कोई छोटे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं वो ले आते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, और क्या मतलब बच्चों को जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है वही पढ़नी चाहिए या कोई शॉर्ट नोट से काम चल सकता है? इसमें ऐसा है कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका बेसिक तो आप एनसीईआरटी से ही करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन उठाने के लिए
चाहे वो किसी कोचिंग के नोट्स देखे ना देखे, लेकिन हाँ। एनसीईआरटी वो भी ज़रूर देखेगा। हाँ। तो उसका भी फोकस रहता है कि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन उठाए जाएं। हाँ। और ऐसे अभी अपने हमने देखा ये है जो ज्योग्राफी है, तो इसके जो लिए तो मैप और बॉक्सेस मैपिंग बने हुए, वगैरह ये हाँ। है, हाँ। तो इसमें एनसीईआरटी काफ़ी कुछ इतना कवर कर लेती है कि इसमें अपने 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, तो एक भी वहाँ से कवर हो जाए तो हम फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं। हाँ। वो इसमें हम देख ही सकते हैं आंसर में। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी जैसे आप जिस जो हम बता रहे थे कि रिपीटेशन कैटेगरी में, ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जो अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तो अभी हमने दिखाए नहीं। वो क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें वो बता रहे हैं कि कितने रिपीट है यहाँ पे, कितने क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसे था ये उत्तरी गोलार्ध वाला, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका था। जो 29 वाला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, ये रिपीट है, दोबारा से फिर से रिपीट है। ये झीलों वाले ये कितनी बार मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी रेंज है कि जो रिपीटेशन की इसमें कह सकते हैं। डिजी लॉकर शायद ये 2016 के आसपास एग्जाम में पूछा था डिजी लॉकर उन्होंने, तो फिर ऑप्शन में रिपीट है। मतलब लगातार वही चीज़ें बार बार आती है कि आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके जो यहाँ पे 50-60 बन रहे हैं वो वहाँ पे 100 भी हो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, इनके साथ भी ऐसा ही अनुभव रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसमें हम कह रहे थे कि थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी जगह पाई जाएगा। तो केवल एक स्टेटमेंट आप हटा दें और आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है, फाइनल आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आराम से देखते ही कर सकते हो, तो ये फिर प्री मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो फिर जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-3 बार से प्रीलिम्स फेल हैं, तो अभी थोड़ा सा खुल के खेलो ना। मतलब पहले आप डर रहे थे या आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटर जो रिस्क बोलते हैं, जिसको हम प्रबंधन रिस्क कह सकते हैं, वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा माइंड को ऐसे अपने आप को लगाओ, अभी भी वक्त है, 40 दिन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है अभी भी मौका है। बिल्कुल। कई बच्चे गलती करते हैं, लास्ट सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर तो लास्ट 5 दिन में देख लेंगे, जबकि वो तो सबसे पहले आना चाहिए था कड़ी में। नहीं, पीवाईक्यू के लिए तो यही है कि आप बराबर में उसको देखते रहो। हाँ। फिर इसमें दूसरा फायदा ये भी तो है ना पीवाईक्यू से, कि आपको एक मतलब कि गाइड के रूप में काम करता है ना। हाँ। कोई भी कंटेंट आप चीज़ पढ़ते हो तो आपको पता रहता है कि यूपीएससी इसमें से क्या चीज़ पूछ सकता है। हाँ। तो अपने एक तो हम फालतू की चीज़ों से भी उसमें बच सकते हैं हाँ, कि कोई चीज़ कोई टॉपिक है उसको कितना डीप में जाना है वो भी उसमें अपने को पता चल जाता है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो नए वाले बच्चों के सामने ये रहता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो एकमात्र जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। बड़ा मार्गदर्शक उसमें यही है हाँ। पीवाईक्यू। आपका सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों को शामिल कर ले, तो मैं हमेशा ये पॉइंट कहता हूँ कि आपकी 20% तैयारी होगी। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी यूपीएससी की 20% तैयारी हो गई है। लेकिन बच्चे इस 20% को छोड़ के 80% की ओर भागते हैं, तो फिर कई बार मुश्किलें सामने आती है। और यही मैंने अनुभव से सीखा है कि मतलब कितना बड़ा रोल निभाता है आपकी रणनीति। सही स्मार्ट रणनीति कह सकते हैं उसको हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 40 वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये आसान क्वेश्चन था, देखने में लगा है बड़ा है। जैसे अब इसमें कई बच्चे ये भी करते हैं कि ऐसा देख के सभी कर लेते हैं, ऐसा गलती कर लेते हैं, लेकिन इसमें छुपा है लॉजिक, छुपा है कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव इसके होंगे। आराम से इसको पढ़ो, अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो, इंग्लिश में भी देख लेना यहाँ पे। ठीक है, क्या हो सकता है इसका, आराम से इसको अटेम्प्ट लो। तो जैसे इसको हम एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सौर तूफान के बारे में कई बार आपने सुना होगा कि सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, हमेशा वैसे भी आती रहती है। तो पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बनता है बाहर, जैसे पोल टू पोल बनता है वो, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें उनसे हमारी रक्षा करते हैं। और जब ये दोनों टकराते हैं ना, तो फिर आपने नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जो रंगीन रोशनी देखी होगी, ऑरोरा जिसका नाम होता है, रंगीन रोशनी प्रज्वलित होती है, तो वो ये घटना के बारे में कह रहा है। तो ये कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। जैसे आजकल ये हो रहा है कि जो पृथ्वी का जो कोर है उसमें आ रहा है कि वो बंद हो रहा है या उसमें कुछ गति को लेकर समस्या आ रही है। तो कोर यदि बंद हो जाए तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है, अपना जो बनता है वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर जो सूर्य की जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है वो हमें काफ़ी नुकसान कर सकती है, क्योंकि हमारा जितना भी संचार है, वायुयान है, ये सब सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तरंगों के साथ जुड़ी हुई है, संचार काम करता है इसके साथ। तो उससे जुड़ा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसी कारण चर्चा में था कि सूर्य के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी, या कोर को लेकर इस साल भी आर्टिकल बहुत सारे आए हैं। तो जैसे इसको हम निकालें कि इससे जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियाँ विफल हो सकती है। इसने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबल तो है। तो पहला वाला हम सही रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि देखो विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। अब सूर्य की जो सौर फ्लेयर है या जो सौर तूफान, उनका और सुनामी के क्या संबंध है। हमारी बेसिक क्या कहता है, सुनामी कब आ सकती है, जब कोई वहाँ पे अर्थक्वेक आए या कोई वोल्केनो हो, चट्टानें खिसक जाए, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब और अन्य एक्टिविटी हो जाए मतलब सागर के अंदर,
तो मतलब सुनामी आ सकता है। बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। इनका शोर तूफान के साथ क्या संबंध हो सकता है? ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं, मतलब बन ही नहीं रहा है ना, आपका कॉमन सेंस कहता है। तो केवल आप 2 को उठा दो एक बार। यदि आप 2 को उठाते हो तो आपका आंसर देखो यहाँ पे इजीली निकल रहा है, यहाँ पे जो सी आंसर निकल के आ रहा है। तो ये भी है। आराम से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तरीका ये रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे जल्दी से एलिमिनेट कर दूँ, अपने आंसर तक पहुँच पाऊँ जल्दी से पढ़ के। थोड़ा सा फिर नीचे देख लेते हैं कि कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट और तो नहीं। और इसमें जैसे एक ये भी हो रहा है, जैसे हम इसको कह सकते हैं दावनल वाला जो है ना, दावनल वाला। लेकिन दावनल वाला बच्चों को भ्रमित कर सकता है कि बच्चे सोचें ज़्यादा रोशनी सूर्य से आएगी, ज़्यादा तापमान आएगा तो दावनल की घटनाएं बढ़ सकती है, तो ऐसा भ्रमित हो सकता है। लेकिन ये सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा है, तार्किकता उसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45 को लेते हैं। 45 ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी चर्चा में रहा है कि मतलब आप ये देख सकते हो। इसमें भी जैसे एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया था, वो अभी मुझे याद नहीं है कि गलत सही क्या हुआ, लेकिन मैंने अटेम्प्ट लिया था क्योंकि इसमें मुझे एक लॉजिक नज़र आ रहा था। कोशिश करते हैं इसको लॉजिक वे में सॉल्व करने की। क्वेश्चन पढ़ लो आप 45 का एक बार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन चर्चा में इसलिए रहा था कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया था जम्मू में वहाँ पे। तो इस साल मैंने ऐसे बहुत सारे द हिंदू को जब पढ़ाते समय ध्यान रखा है कि जिन जिनको अप्लाई किया है ना और जिनको मिला है, तो उसके इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ लो तो क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले वाले की हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, यह एक कवक है। तो गुच्छी को देख के अभी कोई याद नहीं आ रहा है कि कवक है कि नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ते हैं एक बार। दूसरा कह रहा है कि ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ होता है ना कि समथिंग समथिंग राइट, यूपीएससी ऐसा कभी कभी लॉजिक वे में रखता है उसको। तो ऐसा एक मन में फीलिंग आ रही थी कि मेरा तो ऐसा है कि मैं या तो गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं अटेम्प्ट ऐसे लेता हूँ, थोड़ा सा मन में बहादुरी रखता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। और लगातार यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट सही होने की संभावना रहती है। आपको क्या राय है इसमें? इसमें रहा जैसे यूपीएससी आता ना, एक तो होता है कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है एक्सट्रीमली नेगेटिव स्टेटमेंट। हाँ ऐसी चीज़ अपने पास होना तो अपने को उसमें वो रिस्क लेना चाहिए। फिर हाँ, मतलब ये उसको दोनों ही एलिमिनेट चीज करना चाहिए। एक्सट्रीम है तो हाँ उनको अपने पास और कोई चारा नहीं है ना यदि, हाँ तो फिर उसको अपने को वो एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ और एक कुछ ऐसे वो होते हैं स्टेटमेंट जिसमें एक सामान्य वाक्य होता है, हाँ पढ़ के लगता है यार इसमें कोई बड़ी बात है, पर हाँ एकदम बेसिक टाइप के लगता है। इसमें आप दूसरा ऑप्शन है हाँ तो कुछ हिमालय वन क्षेत्र है, तो इतना बड़ा हिमालय है हाँ और किस लिए फेमस है हिमालय? हाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो उसमें जड़ी बूटियाँ टाइप के बहुत सारे ऐसे अलग अनेक प्रकार के पौधे वगैरह वनस्पतियाँ हैं, तो ये भी एक हो सकता है। हाँ, इसको तो, कोई ऐसा हमारे पास लॉजिक नहीं है कि इसको एलिमिनेट कर पाए हम। कॉमन सेंस कहता है कि ये होना चाहिए। और थर्ड वाला कहता है कि उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय, तो एक बात तो श्योर है कि ये हिमालय में तो है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब देखो ये दो मैंने ऐसा सोचा कि दो और तीसरे एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि जंगलों में उग रहा है, वनों में उगती है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वाणिज्यिक खेती। तो इतना मुझे पता था, 2 और 3 एक साथ नहीं आएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक यहाँ पे बता रहा है। तो 2 3 जहाँ पे एक साथ है ना, उनको मैंने डी को एलिमिनेट कर दिया। 2 में हमें लग रहा था समथिंग मतलब सही लग रहा है। तो अब बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, 1 और 2 वाला। फिर थोड़ा सा आया कि हो सकता है ये ऐसा कवक जैसा कोई पौधा हो। फिर आके घर पे आके देखा कि ये तो कोई वो मतलब मशरूम का था मतलब। लेकिन देखो रिस्क लेने से आंसर देखा, ये सही हुआ। मतलब फ़ायदा ही हुआ, इससे नुकसान नहीं हुआ। तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें कोशिश करनी चाहिए। इवन ये तो होना ही चाहिए कि जहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाओ, 50-50 बचता है, वो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट लेने ही चाहिए, वो आपकी रेंज में आने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम इसी तरीका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा पढ़ो 48 को एक बार, और इंग्लिश में भी आप एक बार देख लो। ये क्वेश्चन भी ऐसा है, जैसे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा उस समय माइंड सेट क्या था एग्जाम को लेकर। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण वाले पादप हैं, तो मुझे तो एक चीज़ आती थी, क्योंकि हम खेती करते हैं, खुद भी चने की खेती करते हैं, या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी खेती करते हैं, जिनमें से मुझे एक ये इसका पता था। हम 2 चीज़ों की मुख्य रूप से खेती करते हैं, पालक की। पालक अपने घर पे होता ही है, किसान परिवार से आते हैं तो ये तो होता ही। एक चना काफ़ी होता है। तो चने का पता था कि दाल है, और उसके जो जड़ों में हमने देखा भी है, उनके जो ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन को ऐसा करते हैं। तो एक ही चीज़ को श्योर था, 3। तो जहाँ मेरे पास 3 नहीं था, जैसे इसमें 3 नहीं है, सी में 3 नहीं है, तो मेरे 2 ऑप्शन तो देखो हट गए। अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लूँगा क्योंकि ये मेरी रेंज में 50-50 वाली रेंज में। अब मुझे ये देखना है कि पालक के पौधे को उखाड़ के भी कई बार देखा, तो उसमें वो जो ग्रंथियाँ होती है वो कभी देखी नहीं, सही बताएं तो ये एक मन में जो कॉमन सेंस था, व्यवहारिक नॉलेज था कि यार पालक में तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। पालक तो वैसे भी
और सारी उसमें विटामिन या कुछ आयरन वगैरह उसमें होता है। तो इसको 6 वाला भी नहीं होगा, 6 को भी एलिमिनेट कर दिया। तो वैसे भी 6 गया, 3 स्टेटमेंट में 6 था, यहाँ पे देखो तो पालक चला गया। तो ये आंसर देखो ए निकल कर आया। तो ये एग्जाम के दौरान ऐसा ही मेरा माइंड सेट रहता है। तो आप इसके बारे में कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या तरीका था आपका? इसमें ये था जो आपने बताया चना वाला। हाँ ये दालों के बारे में हम सुनते ही हैं, खास करके हम स्थलीय क्षेत्र में है हमारे वहाँ। हाँ तो हम जो भी दलहन है वो इसलिए उगाए जाते हैं ताकि मृदा में जो पोषक तत्व उनकी खास करके नाइट्रोजन जैसी ये है उनको मतलब कि ज़्यादा वो मृदा में बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साल जिस क्षेत्र में जिस एरिया में वो बाजरा वगैरह बोते हैं तो दूसरे टाइम उसमें ये दलहनी फसल बोते हैं, खास करके मूंग मोट आपके मूंग मोट, ये तो गुआर भी अच्छा है इसमें। तो इसमें जो लेग्यूम वाली थी हमने पढ़ा भी है, वो राइजोबियम वगैरह एनसीईआरटी में। तो एक का अपने को पता है कि चने में तो ये चीज़ होती है। हाँ तो इससे फिर एक तो जैसे इसमें खेजड़ी आ जाता, अपनी खेजड़ी वृक्ष अपने पीछे भी है, खेजड़ी आ जाता, तो क्या खेजड़ी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? इसका भी एक, जैसे खेजड़ी की हमारी जो फलियां लगती है, हमने उसमें देखे हैं वो फलियां लगती है ना, जैसे खेजड़ी की अपनी सांगरी लगती है। और खेजड़ी के बारे में मैंने जो पढ़ा है, ये भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बड़ा रोल है इसका भी एक काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि हम जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं, खेजड़ी के आसपास जो हम पौधे उगाते हैं नीचे, वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। जब बबूल के नीचे क्या होता है, जो अन्य जो फसलें वो उतनी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बबूल में ऐसा कुछ टॉक्सिक होता है उसके आसपास कि फसलें वहाँ उग नहीं पाती उसकी छाया में। तो फिर मैंने इसका देखा खेजड़ी का, तो मुझे लगता है खेजड़ी भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप गूगल भी कर लेना, खेजड़ी है जैसे आप जानते हो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, और हमारे खेतों में तो कई बार वीडियो में आपने देखा है खेजड़ी का पौधा, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मेरी ओपिनियन में करता है, मेरे साथ जहाँ तक नॉलेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 जो क्वेश्चन है ये आप अटेम्प्ट लो, आप इसके बारे में बता सकते हो। इसमें कहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित है। हाँ इन विषयों में अंतर्गत बांटे गए थे। तो इनमें से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? हाँ तो अपने को देखना होगा कि ब्रिटिश सरकार जो है उसके अपने करेक्टर पर उसको पकड़ना होगा। हाँ और वो हम साफ साफ देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का क्या था, मेन जो उसका उद्देश्य था वो भारत से अधिक से अधिक आय कमाना। तो उसका कोई भी स्टेप होता था, तो चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक, आर्थिक, उसमें वो लाभ ज़्यादा रहता था उसका। तो आरक्षित विषय को अपने में हमने भी पढ़ा है, उसमें कौन सा था उनके जिसमें ज़्यादा हित थे, ऐसे सब्जेक्ट उसमें थे। तो इसमें हम देख सकते हैं हम कि जो दूसरा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, ये एक तो हम वैसे भी देखते हैं कि 1870 और 82 से ही स्थानीय स्वशासन काफ़ी कुछ उसको स्वायत्तता दी जाने लगी थी। 1919 वाले में तो राज्यों को काफ़ी स्वायत्तता दे दी गई थी। तो स्थानीय स्वशासन तो भी उसके बाद आता है। और इसमें जो एक तो खर्चा ज़्यादा होता है जबकि उससे आउटपुट बहुत कम मिलता है। तो ये वैसे भी आरक्षित विषय में रखने का कोई मतलब नहीं था, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करते ही अपना आंसर वैसे भी निकल आता है। और ये बात सही है कि जैसे अंग्रेज़ों ने अपनी जो पॉलिसी या जो भी बनाए थे, इस प्रकार बनाए कि जहाँ पावर और पैसा आने की बात थी ना, वो उन्होंने अपने पास रख लिए, और जहाँ खर्चा था ना, खर्चा स्थानीय उनको दे दिया, मतलब जनप्रतिनिधि को दे दिया। इसमें हम वो याद रख सकते हैं, वो कंसेप्ट है, वो एक था ना जिसमें कहें वो कि थेम्स नदी पे वो ले जाके निचोड़ देते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में ऐसा कुछ था नहीं अंग्रेजों के पास कि हाथ से कुछ मतलब शौक करके वो ब्रिटेन में निचोड़ सके। हाँ ठीक है, तो जैसे इसमें आप स्थानीय स्वशासन को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जैसे आप न्याय, इसमें भू राजस्व और पुलिस, आप तीनों को जब इनको देखोगे ना, न्याय प्रशासन को देखोगे या भू राजस्व को देखोगे, पुलिस को देखोगे, तो न्याय और पुलिस तो वो अपने पास ही रखेंगे वैसे भी, क्योंकि पावर उनके पास रहना चाहिए। और भू राजस्व जहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट था उनके लिए। तो स्थानीय स्वशासन जहाँ पे खर्च होने वाला है मतलब जनता की भलाई की बात है, तो वो फिर कर देंगे, मतलब कट रहा है। तो दो मतलब आसानी से हम जब एलिमिनेट करते हैं तो आंसर, तो ये तरीका होना चाहिए, मतलब अटेम्प्ट लेने का या थिंकिंग, आपका माइंड सेट इस प्रकार होना चाहिए, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक अपने ऑप्शन के पास पहुंच पाओ, सही ऑप्शन के पास आप। अरे ये क्वेश्चन अपने को ये भी तो एक गाइड करते हैं ना कि हम पढ़ते हैं ना बुक, तो कई बार PYQ देख के हम गलत भी तो चले जा सकते हैं। कि इसमें अपने को लगता है कि यार इस प्रकार से ऐसे किए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें फिर क्या हम पढ़ने लग जाते हैं, सब कुछ हाईलाइट करने लग जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन देख के हम किताब में जाएंगे तो कौन से विषय वो आरक्षित है, कौन से वो सब फिर हम याद करने लग जाएंगे, रटने लग जाएंगे। ऐसा मत करो, उसमें ये चीज़ें देखो कि यदि इतना डीपली वो पूछ रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो UPSC जो है उंगली भी पकड़ाता है। अपने वही देखना है ऑप्शन में।
जैसे नेक्स्ट जो जैसे 52 क्वेश्चन है, आजकल यूपीसी क्या कर रहा है, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, नई वाली एनसीईआरटी किताबें 6ठी से लेकर 8वीं और 12वीं क्लास की है, प्राचीन काल या मध्यकाल की है, उसके अंदर जो शब्दावलियाँ हैं कहीं बॉक्स में या लास्ट में इंडेक्स बने हुए हैं, तो उन शब्दावलियों से ऐसे शब्दावलियों वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे इसमें फणम फणम है, तो फणम जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आपने देखे होंगे इन दिनों में, 2-3 सालों में देखे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है, जो अपने काम किया 6, 7, 8 और 12 की, उनके ऐसे ही मतलब एमसीक्यू फ्रेम किए हैं, मतलब लगभग 250 क्वेश्चन के समथिंग हमने फ्रेम किए हैं। तो वो भी जैसे आप देखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी वेस्ट मैंने चैप्टर वाइज ऐसा किया है कि जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उनके चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू तैयार किए हैं, ताकि बच्चा जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़े उसके बाद में वो अपने आप को प्रैक्टिस भी कर ले, और वो ज़्यादा जेन्युइन भी है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के चैप्टर मैंने ये देखा कि जहाँ से क्वेश्चन आए, साइड में बॉक्सेज हैं, मैप है, डायग्राम है, कोई शब्दावली है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 15-20 क्वेश्चन आजकल ऐसे आने लगे नई वाली हिस्ट्री के एनसीईआरटी से, जो अजीब लगते हैं कि यार ये हमने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से आ गया, तो वो एनसीईआरटी में उनका मिलता है। ठीक है, तो तमिलनाडु वाली जो एनसीईआरटी वो भी आजकल बच्चे प्रीफर करते हैं, लेकिन दोनों में से एक देख लो, दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, वो कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ऐसी होगी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर एनसीईआरटी किताबों पढ़ने की, ज़्यादा मतलब नोट्स के पीछे इस समय नहीं भागोगे। बहुत सारे बच्चे तो इस समय करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, जबकि करंट अफेयर का क्या आएगा, मतलब उतना बड़ा रोल नहीं है जितना अन्य चीज़ों का है। करंट से अपने को ये पता चल जाता है कि जो बेसिक हम कर रहे हैं ना, हाँ। उसमें से किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है। हाँ जैसे हमने अभी वो अवमानना वाला क्वेश्चन देखा था, हाँ तो इतना ज़्यादा चर्चा में रहा था। वो एक केस भी था जो सीजीआई पे कुछ कमेंट वगैरह किया था, हाँ तो उस पर भी काफ़ी फिर चर्चा में रहा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 63 लेते हैं। 63 क्वेश्चन में बात करेंगे कि इसमें भी एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ तो आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे भारत में साख समता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। तो इसके अंदर सार छुपा है। न्यूज़पेपर में हम कितनी बार पढ़ते हैं क्रेडिट एजेंसी को लेकर कि कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है सेबी से है। सेबी मतलब क्या करता है, इनका प्रबंधन करता है। तो ऐसा था, थोड़ा सा नॉलेज वाला ज़्यादा लगता है कि नॉलेज, वैसे नॉलेज है लेकिन थोड़ा सा हम थिंकिंग करें। आरबीआई का अलग काम है, जो अपना मुद्रा या वित्तीय प्रबंधन या मुद्रास्फीति, इन कीमतों का निर्धारण सब इनका प्रबंधन करना होता है। जो ऐसी चीज़ें वो ज़्यादातर अन्य संस्थाएं करती हैं। तो उसके हिसाब से भी लॉजिक वाले से यदि उसको एक हटा दें हम, तो अपना आंसर ऐसे निकल कर आ सकता है। ऐसे लॉजिक वे में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए आपको। जैसे ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2019 में था, ये पूरा फिर से रिपीट है। तो ऐसे मतलब डायरेक्ट भी रिपीट है, ऐसी बात नहीं कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। जैसे इसमें इसको भी आराम से कर सकते हो। उसमें उस समय आपने पढ़ा होता कि इसका चेयरमैन कौन होता है, तो आराम से एलिमिनेट कर इसके सकते साथ थे। तो हम सीधा पढ़ते हैं बीबीबी के साथ, जो चेयरमैन वाला ये एक हाँ तो जुड़ा हुआ ही है इसके साथ कि कौन होता है। हाँ, कौन तो होता है, पहला इसमें डिलीट हो रहा है। बस एक एलिमिनेट कर देते आप। और क्योंकि ये बनाया अलग तरीके से, आरबीआई का इससे उतना ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि बोर्डों के गठन के लेकर कई सारी चीज़ें इसमें की गई है। और ये वैसे भी रिपीट है, तो आपका रिपीट क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है तो इससे बड़ा मतलब आपके लिए कुछ नहीं है। फिर ब्लंडर आपने कर दिया कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं, उनका एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं पढ़े, तो फिर आपका कहाँ से स्कोर अच्छा होगा, प्रीलिम्स फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक एलिमिनेट करते ही अपना आंसर निकल के आ रहा है। यूपीसी आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हिसाब से हम यदि अपनी तैयारी सही रखें, कोर एरिया को देखें, यूपीसी बार बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनको लगातार हम वैसे ही पढ़ते रहें, तो लगभग क्वेश्चन रेंज में आ सकते हैं। फिर तो मतलब जो एक कट ऑफ पास करना अपने को 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से रेंज हो सकता है आपकी रेंज में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये है 66 क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट ले सकते हो। इसमें तो जैसे हम देखते हैं कि 3 स्टेटमेंट है। हाँ इनमें जो भारत के इनका सदस्य है, हाँ तो जो ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है हाँ और एससीओ है, इनका तो हम साथ में पढ़ते ही हैं, न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ते हैं। चर्चा में हाँ रहे हैं ये तो। खास करके एससीओ को तो सबको पता है, अभी करंट में रहा था। और AIIB भी है, वो भी एशिया से संबंधित है। हाँ उसमें भारत की भागीदारी भी काफ़ी है। तो ये दोनों यदि अपने को पता है, तो तीसरे का जो बहुत कम पढ़ते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसका पता होना अपने को जरूरी भी और नहीं ये है। वैसे ये लेटेस्ट चर्चा में रहा था कि भारत को जब सदस्य बनाया गया था ना, क्योंकि ऐसे 3-4 संगठन ऐसे हैं मतलब जिनमें भारत को शामिल भी किया है, कुछ में शामिल अभी नहीं किया है, तो उसमें भी चर्चा में रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर वाले हैं जिनको थोड़ा सा देखा जा सकता है। इसमें दूसरा जैसे मुझे उतना तब ध्यान में नहीं आ रहा था, अच्छा। लेकिन 1 और 3 का पूरा कंफर्म था। अब यदि इसमें हम ऑप्शन में जाते हैं, हाँ तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 साथ में है। साथ में है। तो
ऑप्शन वैसे भी आंसर तो ये देखो इन्होंने जैसे बताया कि कंफर्म नहीं थे कि इनको 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अटेम्प्ट लिया। क्यों लिया? कि इनको ये पता था कि 1 और 3 साथ में आएंगे, तो ये एकमात्र ऑप्शन में 1 और 3 साथ में है। तो ये कॉमन सेंस तरीका काम करता है। तो थोड़ा तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन को आप यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, आप अटेम्प्ट ले सकते हो। इसमें है कि पहला स्टेटमेंट जैसे हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाँ तो एक तो इसमें ये पहली बात ये आ गई कि अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाँ, यानी इसने कोई ऐसी एक्सट्रीम बात वर्ड, एक्सट्रीम बात नहीं कही, हाँ, एक सिंपल साधारण वाक्य ही है। साधारण वाक्य, और हाँ दूसरी बात ये करंट से भी है। हाँ जैसे कि कोविड के बाद जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो थी उसमें भी हम देख रहे थे कि वो भारत ने अपेक्षा की थी कि वो कंपनियां चाइना से निकल के भारत की तरफ आएगी। हाँ लेकिन इसके बाद में काफ़ी ये आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए थे कि भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना अच्छा न होने की वजह से जो वियतनाम वगैरह देश है उनकी तरफ वो ज़्यादा चली गई कंपनियाँ, तो उस वजह से भी चर्चा में रहा था। हाँ तो पहले को हम अभी एक सही मान के चल सकते हैं। हाँ दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसको अभी जैसे वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, तो दूसरा ऑप्शन है, इसको हम एक बार साइड में रख श्योर सकते नहीं हैं, कह सकते, इसको छोड़ देते हैं एक बार। हाँ तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ तो तीसरा जैसे वियतनाम का आर्थिक विकास जो है विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। हाँ, तो ये इसमें भी वही है, ये एक के साथ तीसरा मतलब जुड़ने की संभावना है। वो भी जुड़ रहा है और फिर हाँ कुछ एकदम सिंपल वाक्य लग रहा है, ये पढ़ के ऐसा कोई एक्सट्रीम वाली चीज़ नहीं है हाँ इसमें। हाँ तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चौथा है जैसे हाँ, तो लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। तो ये 3 और 4 भी एक साथ ऐसे जुड़ने की कोशिश में है। ये भी जुड़ रहे हैं, पहला और चौथा भी आपस में ऐसे आपस वो में पूरकता दिख रही है इनमें हाँ कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो वो क्यों है, सबसे तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें कुछ बढ़िया फैक्टर होंगे। और भूगोल में हम पढ़ते हैं कोई भी जो बड़ी अर्थव्यवस्था जो प्रगति कर रही है उसके जो ईज ऑफ डूइंग के लिए क्या चाहिए वो सब इसमें दिख रही है कि जो निम्न श्रम लागत है उससे भी कंपनियां वहां पर जाना चाहती है। हाँ और स्थिर विनिमय दर है उनका भी इन्वेस्ट वो जो करती हैं कंपनियां उसको फायदा होता है। हाँ, तो आपस में वो एक लॉजिकल इंटरलिंकिंग है चीज़ों को। इसको स्टेटमेंट में इंटरलिंकिंग से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो जैसे इसमें और 5 वैसे भी एक्सट्रीम जैसे लग रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में। तो थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पे चीन भी है, ताइवान भी है, या मतलब मतलब ये देखना होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र है। हाँ तो इसमें वैसे भी इस सेवा में तो भारत भी देख सकते हाँ, हैं भारत कि भी देख भारत सकते की हैं, आधी से ज़्यादा जीडीपी जो है जापान वो कह सकते हैं। इकोनॉमी पे है। इसमें ई सेक्टर जो है या सर्विस सेक्टर उसमें है। जापान आपने बताया, चाइना हुआ, तो उसमें वियतनाम फिर एक लॉजिकली बेस देखते हैं। हाँ, तो वैसे भी 5 तो उसका था ही नहीं अपने पास। और आपने जैसे बताया कि 1, 3 और 4 जो है आपस में इंटरलिंकिंग भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे ही मतलब सोल्व कर सकते हैं। शायद मैंने ये छोड़ा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। आपने तो शायद अटेम्प्ट लिया होगा जैसे आप बता रहे हो इस तरीके से। मैं वो करंट में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो ध्यान में था कि वियतनाम है, उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा वो चर्चा में थे भारत के साथ। वो आर्टिकल में पढ़ते हैं ना, उसमें वो तुलना रहती है भारत के साथ कि भारत के पास इतने संभावनाएं थी लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस न होने की वजह से फायदा नहीं उठा पाया। और ये आर्टिकल तो काफ़ी हम पढ़ते हैं कि जैसे भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका सीधा जो प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश और वियतनाम से होती है। तो वहाँ पे ये कारक बताए थे, मैंने भी पढ़े थे कि वहाँ की जो लागतें कम है, उनकी डिज़ाइन अच्छी है, एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इसका मतलब ये चीज़ें इंटरलिंकिंग तो है आपस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन है, चाय बोर्ड वाला। ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। इसको भी हम जैसे कई बच्चे छोड़ के आए तो इसमें लॉजिक बनता था कि जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेना क्वेश्चन को। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड के बारे में। और तो पहला है ये कि ये बोर्ड सांविधिक निकाय है, तो इस बारे में हम श्योर नहीं है, जैसे इसको छोड़ें या करें तो एक बार छोड़ सकते हैं। और यह है कि यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न है। चाय बोर्ड कृषि से है तो कई बार ऐसा लगता है कि कृषि मंत्रालय का होगा, तो इसको भी अभी छोड़ सकते हैं कि अभी इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं। बाद में है कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में, यहाँ पे लोचा है। यहाँ पे है कि जैसे हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, कॉफ़ी में प्रधानता है, तो अभी कॉफ़ी बोर्ड होता तो हम सोचते कि उसका मुख्यालय बेंगलुरु में हो सकता है, ठीक है। और चाय की यदि बात करें, चाय बोर्ड की बात करें तो चाय सर्वाधिक जैसे असम या दार्जिलिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट हाँ इसमें ज़्यादा फेमस है, हाँ ठीक है। हिमाचल भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि यार बेंगलुरु नहीं होना चाहिए। आपका मन भी कहेगा, यदि आपको चाय का प्रोडक्शन पता है तो इसको हम तीसरे वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो
एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट तो आपके गए, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि जैसे 4th स्टेटमेंट की बात करें कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। विदेशी कार्यालय हैं, इसका मतलब थोड़ा सा एक आता है ना कि विदेशी कार्यालय हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसमें ये है ना कि ऐसे हम 3 को तो हमने यदि गलत मान लिया, हाँ, तो अपने पास चौथा तो सही है फिर। चौथा बच रहा है फिर। हाँ, चौथा बच रहा है वैसे। और विदेशी कार्यालय, इसका मतलब ये किस काम में कर रहा होगा ये बोर्ड? ये ज़्यादा जो मार्केटिंग का काम आता है। हाँ, सेक्टर में ज़्यादा और होगा। मार्केटिंग का काम कृषि और किसान अपने मंत्रालय को पता है एमपेडार, एपेडा वगैरह ऐसे जो बने हुए हाँ, हैं, एपेड, हाँ, वो कौन करते हैं? वो वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य तहत मंत्रालय के ज़्यादा अंडर होते में हैं होते वो। हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर किसान, ये 2 वाला भी कट जाता है फिर तो। मतलब ऐसे आपस में रीचेक कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपको फिर वैलिड साबित करता है। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा सा लग सकता है। तो इसमें जैसे ये बोर्ड है, चाय बोर्ड, ये किसी न किसी एक्ट से बना है, एक्ट से बना है, तो ये सांविधिक निकाय है। और दूसरा ये अब जैसे इसमें क्लियर हो गया कि ये दुबई इसको मानते हैं कि वहाँ पे है, तो एक आइडिया अपने आप आने लगता है, क्योंकि इतनी तो पढ़ाई करके जाते हैं बच्चा, तो हो सकता है। तो इसमें आंसर डी ये भी आराम अब से हो चौथे जाएगा। में जैसे आपको पता नहीं भी है दुबई और मॉस्को में, कि हाँ, आप हाँ। सब चीज़ों को इतना आप डीपली पढ़ भी नहीं सकते। तो कि इसमें 3 तो श्योर लग रहा है, हाँ, 3 3 तो वाला जाहिर इसमें है, तो लग 2 रहा है। स्टेटमेंट आपके कट गए। फिर अब आपको 2 और 4 में से देखना, तो 4 दोनों में आ गया। अपने में आ रहा है, हाँ, अपने आप ही आ रहा है। 4 और आ दूसरी गया। बात, यदि हम मानते हैं कि वो मार्केटिंग के लिए है, हाँ, किसी चीज़ को हम ले लेते हैं, तो अभी मार्केटिंग के लिए तो चलेगा ही। फिर जैसे विदेश जो दूतावास है अपने, हाँ, वहाँ पर करंट में भी रहा था कि जो दूतावासों में यूनिट स्थापित की जाए, भारतीय उत्पाद जो है, कृषि उत्पाद, हाँ। उनके जो बढ़ावा देने के लिए उनको, तो उस आधार पे इसको हम सही मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये दो और 4 एक साथ नहीं आ सकते फिर, कि इस कंडीशन में नहीं आ सकते 2 और 4। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं लग जाता है फिर मामला। तो ये भी अब पूरा मतलब कि एकदम सही हो, पता हो, वो जरूरी भी नहीं है ना। अपने को हाँ, चांस लेना है, तो उसके लिए तो अब 50-50 में तो जाना ही पड़ेगा अपने को। हाँ, तो उसके लिए भी फिर इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 89 क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लो, 89, और इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हो। इसमें ऐसे कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति हैं। हाँ, तो पहले को ठीक है, नहीं पता है, तो एक बार हम हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। ये कहता है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है, तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। हाँ। तो इसमें हम ये देख तो सकते हैं, कॉमन सेंस है। इसको सही मान नहीं सकते, आराम से मान सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जीव हैं जो खास करके हाथी वगैरह रही हाँ, तो हम बाहर भी देखते हैं। जैसे जो वन्य जो संरक्षण क्षेत्र है, उससे बाहर भी चला जाता है, कई बार उसकी वो हत्या वगैरह कर दी जाती है, तो उस पर कितने केस वगैरह बनता सब है। हाँ, बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब ये तो सही कह रही है। जैसे टाइगर, चाहे उसमें नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में हो या अपने खेत में आ जाए, वो है मतलब सुरक्षित है। और करंट में इस वजह से भी रहा था तो कि 2 बिल्कुल श्योर है, तो हमारे पास 2 तो आ गया है। अब हमें एक पर बात करनी है। और तीसरा है, जैसे किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। केवल आशंका के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते। आशंका वाला कह रखा है। अपने को पता है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, खास करके शेर वगैरह है, ये सब आशंका तो होती है खतरा बन जाने की। हाँ, तो इस तो अब उनको सिर्फ उस आधार पे थोड़ी मार दिया जाएगा। हाँ, तो सी और डी वैसे भी जा रहा है। तो अब अभी एक वाले को अब देखना है कि एक होगा या नहीं होगा। ये 50-50% में तो अटेम्प्ट तो लेना है, इसको छोड़ना नहीं है कि या तो सही होगा या गलत होगा। इसमें अपने को एक लेना पड़ेगा एक फिर फिर और भी में। हाँ, मतलब लगता भी है कि हाँ सरकार की संपत्ति है मतलब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना ही चाहिए जहाँ पे आपका अंदर से भी आवाज़ आती है ना कि हाँ ये तो होगा ही, ठीक है इसको अटेम्प्ट लेते हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और 50-50 को छोड़ना वैसे भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी तो ये 50-50 वाले हम छोड़ने लगे हैं, फिर तो 70 से भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। हाँ, स्कोर मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, जैसे ये रामानुजम वाला 95 क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। निम्नलिखित खतरों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं के बारे में? तो हम जैसे भक्ति आंदोलन के बारे में कितना पढ़ते हैं, रामानुज के बारे में बहुत सारे भक्ति आंदोलन के और भी काफ़ी लोग रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भक्ति और मतलब मोक्ष और भक्ति की बातें हमेशा होती है। तो इसमें जैसे मोक्ष प्राप्ति है तो भक्ति का, इसमें 3 में से ऑप्शन ही भक्ति का जैसे हम देखते हैं, इसमें नजर आ रहा है पहले वाले में। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस, बहुत ही सामान्य नॉलेज के हिसाब से इनको हम सोल्व कर सकते थे, तो आराम से हो सकता है।
जैसे लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में भी है और आराम से इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे इसमें है कि परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ये वो एक्सट्रीम वाला लग रहा है। एक्सट्रीम वाला कि हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमें क्या पता होगा है या नहीं है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि और भी जगह नहीं है। तो जैसे हम इसको एक को एलिमिनेट करते हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें अभी 3 अपने आप सही हो गया। और अभी हम 2 को पढ़ते हैं कि कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण इसमें कॉस्मेटिक सामग्री में उपयोग होते या नहीं होते। तो ये हमने कई बार पढ़ा है। तो इसमें वो भी है कि कुछ वाला हमने कहा ना कि हाँ, कुछ जनरल वाक्य बन जाता है, ये हाँ, कुछ वाला आ गया ना, तो ये भी काम करता है। तो वहाँ पर इसमें आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं। और वैसे भी हाँ इजी है। मतलब ऐसा नहीं था कि, क्योंकि इसको आप ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन को तो हमें करना ही चाहिए। ऐसे में तो नॉलेज से ज़्यादा अपने को फिर वो ट्रिक पता होनी चाहिए। हाँ, अब हमने चर्चा की ना, एक तो एक्सट्रीमली चीज़ें हैं या जनरल सेंटेंस है, उस पर फिर हम जा सकते हैं। तो ये हमने 2022 के जो 15-20 क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं ताकि आप ना एक सही रास्ते से मतलब चीज़ों को समझ पाओ। और यही होता है कि मतलब तरीका यदि आपको पता हो, क्योंकि पढ़ाई तो आपने की है, मैंने तो आपने की है, लेकिन एक फिर होता ना कि एक सही रास्ता और ज़्यादा पता लग जाए, स्मार्ट टेक्निक थोड़ी सी पता लग जाए, तो आपके जैसे पहले आपके 70, 80, 90 मार्क्स आ रहे थे तो अब 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। तो हम देखते भी हैं जैसे ज़्यादातर जो सीरियस कैंडिडेट है वो रहते भी कितने नंबर से हैं। हाँ 4-5 क्वेश्चन या 4-5 नंबर, वो गैप तो उतना ही रहता है। हाँ तो ये यदि आप रिस्क लोगे 10-15 क्वेश्चन में ऐसे रिस्क लोगे तो अब काफ़ी संभावना है कि आप उस जो बॉर्डर है एक हाँ तो उसको पार कर सको आप। तो इसको तो हमें भी लेना भी चाहिए। और ये तभी आएगा जैसे जो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं हाँ उनमें क्या रहता है कि एक तो उनको इतने सारे 40 टेस्ट बनाने होते हैं। हाँ तो उनमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हाँ थोड़ा डीपली उनको जाना पड़ता है। हाँ और हर क्वेश्चन में वहाँ पर ऐसे लॉजिक ढूंढे तो नहीं मिल पाएगा। हाँ वो अपने को भी देखना पड़ेगा ना, इतने सारे टेस्ट बना रहे हैं वो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यूपीएससी जैसे एक ही टेस्ट बनाती है ये, उसमें भी कितने विशेषज्ञों से वो क्वेश्चन मंगवाती है, फिर उनमें से निकालती है। तो यहाँ पर जो चीज़ अपने को मिलेगी ना वो वहाँ पर नहीं। वो जैसे हम टेस्ट सीरीज वो टेस्ट लगाते हैं ना, उसमें एक ही है कि रिस्क लेने वाली हम किस क्वेश्चन को ज़्यादा माइंड एक्टिव रहे, उनमें जो चीज़ अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रही ना उनमें एक ढूंढने की कोशिश करते हैं, माइंड की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो रियल में अपने को जो पता चलेगा कि जो अपने को बिल्कुल नहीं आ रहा उसमें अटेम्प्ट करें, वो PYQ से ही होगा। तो दोनों को साथ में बैलेंस करना इसमें ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो निश्चित रूप से काम आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट निश्चित रूप से पहुँचे होंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन वीडियो आपके लिए आज बना है, बहुत ही अच्छा कंटेंट बना है मैं कह सकता हूँ। और जो बीच में हमने डिस्कशन किया था, हमारा जो प्रीलिम्स के जो सोल पेपर मैंने बनाए हैं हिंदी इंग्लिश में बनाए हैं, CSET की हिंदी में आपको दे दिए हैं, उसमें बहुत शानदार पैसेज की टेक्निक मैंने बता दी है। इसके अलावा NCERT के चैप्टर वाइज MCQ बहुत सारे मैंने शानदार बनाए हैं, हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत के। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना, अपनी वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, आपकी काम की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में, लगातार बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो इसमें आपके लिए बने, कुछ अच्छे वीडियो जैसे प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हरिराम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्म भाई।